साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट कोचिंग में। साथियों आज हम फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, मापन और मात्रक। क्लास 11th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे टीजीटी पीजीटी में इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बीमाओं से संबंधित इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो इसमें आ जाते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि मापन क्या होता है। और मापन से पहले हम जान लेते हैं कि मापने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसमें मापन के लिए जो संख्या, जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का भार कितना है, तो जैसे कह दिया 4 किलोग्राम। ठीक है, तो ये 4 क्या है, ये है राशि। ठीक है, संख्या। तो राशियां किस रूप में होती हैं? जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जो संख्या के रूप में जिसे प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। अब जैसे मेज की लंबाई कितनी है, मेज की लंबाई तो मैंने कह दिया 5 मीटर है, 5 मीटर। ठीक है, तो ये संख्या के रूप में इसको प्रकट किया जा सकता है, यानी कि यही क्या है, राशि है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें किसमें व्यक्त किया जा सकता है? राशियों के पदों में, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। तो जैसे वस्तु का द्रव्यमान तो मैंने कह दिया 4 किलोग्राम, तो भौतिक राशि। बल कितना है? 4 न्यूटन, तो ये राशि है। ठीक है, भौतिक राशि है। विद्युत धारा, घनत्व, ये सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं। तो सर भौतिक राशियां कौन सी नहीं होती हैं? जैसे मैंने कह दिया कि आप कितने सुखी हो। ठीक है, सुखी हो, तो आप इसको नहीं माप सकते। आप यही कहोगे हाँ बहुत खुश हैं, लेकिन ये संख्या के रूप में नहीं माप सकते कि 4 मीटर खुश हैं या 4, है ना। तो इसकी कोई मात्रक भी नहीं होता, और मेन चीज़ है इसको संख्या के रूप में हम बता भी नहीं सकते कि इतने खुश हैं या इतने दुखी हैं। तो जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे भाव होते हैं, उनको हम नहीं माप सकते, यानी कि वो भौतिक राशियाँ नहीं हैं। अब आ जाते हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार, तो एक तो अदिश और सदिश रूप में दो प्रकार की होती हैं दिशाओं के आधार पर। एक अदिश राशि, ठीक है, और एक हो जाती है सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होती है? जिसमें केवल और केवल परिमाण की परिमाण मतलब संख्यात्मक मान। परिमाण मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान। सदिश मतलब होता है कि जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। किसकी? दिशा की और परिमाण की। दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वही क्या होती हैं? सदिश राशियां। अब सदिश राशियों में और अदिश राशियों में उदाहरण इनके भी देख लेते हैं कि अदिश राशियों के उदाहरण क्या होते हैं, सदिश राशियों के क्या उदाहरण होते हैं। तो अदिश राशियां बेसिकली वे होती हैं, जैसे अदिश में चाल, दूरी, ठीक है, घनत्व, ठीक है, धारा, ये सभी क्या हैं? ये हैं अदिश राशियां। सदिश राशियां क्या हो जाएंगी? जिसमें दिशा की आवश्यकता हो। जैसे दूरी तो होती है, दूरी लंबाई होती है, लेंथ होती है, लेकिन दूरी का सदिश जो निरूपण होता है वो होता है विस्थापन, और इसमें दिशा का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि दूरी जैसे मैंने कह दिया है, ए से कोई वस्तु बी तक गई है। ठीक है, ए से ऐसे ये सड़क है और ये बी तक गई है, तो इसमें दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सबका जोड़, ये क्या हो जाएगी? दूरी। ठीक है, इसमें दिशा का कोई औचित्य नहीं है। अगर यहाँ चला, इधर के लिए भी चला चला जा रहा है, इधर के लिए भी चला जा रहा है, कोई दिशा इसमें मायने नहीं रखती है। केवल दूरी मतलब पथ पर निर्भर कर रहा है,
तो ये क्या है, दूरी। लेकिन अगर कह दिया इसमें विस्थापन कितना है, तो विस्थापन इसकी बिल्कुल हवाई दूरी, जो शॉर्ट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सीधी दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, विस्थापन। समझ गए। तो विस्थापन और दूरी में अंतर समझ गए, ठीक है। तो ये विस्थापन हो जाती है सदिश राशि और दूरी क्या हो जाती है, अदिश राशि। इसके बाद देख लेते हैं वेग। देखो चाल जो होता है वो दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, दूरी परिवर्तन की दर यानी कि दूरी बटे समय, ये होती है चाल। लेकिन विस्थापन बटे समय क्या हो जाता है, वेग। तो वेग और चाल, वेग क्या हो जाती है सदिश राशि, चाल अदिश राशि। घनत्व, अब देखो धारा और घनत्व अगर अलग अलग हैं तो ये दोनों कैसी हैं, अदिश राशियाँ। लेकिन धारा घनत्व एक साथ, ठीक है, मतलब धारा का घनत्व, धारा का घनत्व, धारा घनत्व, तो ये टोटल मिलाकर क्या हो जाती है, सदिश राशि। लेकिन धारा अलग है तो धारा को अदिश राशि, घनत्व अदिश राशि। मैंने क्या कहा, धारा, देखो ये चीजें इन चीजों में से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। धारा घनत्व साथ साथ में है तो सदिश राशियाँ, धारा और घनत्व अलग अलग हैं, मैंने पूछा घनत्व कैसी राशि है तो अदिश राशि, धारा कैसी राशि है तो कह दिया अदिश राशि, ठीक है। इसके आगे और एक कुछ ऐसे क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। घनत्व कैसी राशि है, ये तो बता ही दिया कैसी है, अदिश। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसी राशि है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसी राशि है, तो ये कैसी हो जाएगी, सदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स अलग है, ठीक है, एकांत में है तो उसको अदिश। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसी राशि है तो कह देंगे सदिश राशि, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान, एक मैंने बताया था धारा घनत्व सदिश राशि, लेकिन धारा और घनत्व अलग अलग हैं तो वो अदिश राशि, ठीक है। इन चीज़ों में डिस्कस कर दिया और कुछ प्रकार की जो सदिश राशियाँ हैं वो आराम से याद कर ली। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट जो राशियाँ थी बता दी हैं। और जैसे कार्य, कार्य कैसी राशि है, सदिश अदिश राशि। लेकिन अगर मैंने कह दिया बलाघूर्ण, ठीक है, बलाघूर्ण और ये, ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, बलाघूर्ण, ये सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। तो इस प्रकार की सभी राशियाँ वन बाय वन याद कर लेंगे। कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक के अगले, माप के मात्रक। अब किसी भी राशि मापन के लिए मापन को मात्रक कहते हैं, अर्थात किसी राशि की माप करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, उसे कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है, उसी इसी को उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। जैसे अब इसमें होते हैं बेसिकली मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। एक तो होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। और ये व्युत्पन्न मतलब डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होते हैं, 7 प्रकार के, बेसिकली 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट होते हैं। सबसे पहले तो द्रव्यमान, ठीक है, और लंबाई, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और 2 और हैं फिलहाल तो, इसको ज्योति तीव्रता और क्या हो जाएगी,
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, तो ये 3 और 3 6, और एक कौन सा बचा है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, समय यहीं पे लिख देना चाहिए था। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। तो समय को किस में मापते हैं, समय को बेसिकली मापते हैं सेकंड में। ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को लंबाई को मीटर में या सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये किसमें मीटर में मापा जाता है, कौन से सेंटीमीटर में मापा जाता है, वो अलग बात है। बाद में इसके कुछ जो होती हैं पद्धतियाँ होती हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मापा जाता है। धारा को एम्पियर में, ठीक है, ताप को केल्विन में, केल्विन, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, सीडी, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और समय को सेकंड में। ये 7 मूल राशियां होती हैं। कितनी मूल राशियां होती हैं, 7। अब इन 7 मूल राशियों में, इन्हीं 7 मूल राशियों से क्या होता है, सभी प्रकार की राशियों को, उनके मात्रकों को, उनके यूनिट को व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हो जाता है कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब कौन सी यूनिट होती हैं, जो उसका क्या नाम है, पूरक मात्रक भी होते हैं। पूरक मात्रक 2 कौन कौन से होते हैं, पूरक मात्रक, ठीक है, पूरक मात्रक। नंबर 1 होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ये जो 3D में होता है, और एक होता है रेडियन, ये 2D में होता है। ठीक है, स्टेरेडियन क्या होता था, ये होता है यहाँ पर 3D में जो होता है, यहाँ पर घनकोण, घनकोण, घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसका सूत्र हो जाता है, देखो ये जो घनकोण ऐसा होता है, ऐसे किसी भी शंकु का जो ऊपरी हिस्सा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, बटे इस त्रिज्या का स्क्वायर, ये होता है घनकोण का सूत्र। कोण का होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, जैसे ये होता है, ये किसी भी सर्किल के एक कटा हुआ भाग का जिसका कोण है थीटा केंद्र पर बनाता है, तो ये चाप हो जाएगी, चाप ये हो जाएगी, ठीक है, बटे त्रिज्या r, तो ये वाला हो गया। इसी के आधार पर ये हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है, अब यहाँ पर ये लाइन थी तो उसको चाप यानी कि लंबाई के रूप में लिख लिया, लेकिन यहाँ पर ये घनकोण में ये क्या है, पूरा ये प्लेन की तरह है ना इसका, तो इसका क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर होगा। देखो कोण में क्या था, इसका त्रिज्या थी, लेकिन घनकोण में क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पर चाप की जगह पे उसका क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि कोई समतल जगह होती है उसका क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। प्लेन होता है वहाँ पे क्या निकलता है, सतह का क्षेत्रफल निकलता है हमेशा, और किसी भी रॉड का या कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, तो उसकी लंबाई निकलती है। ये तो चीज़ें ध्यान रखनी है। और किसी बॉक्स का उसका क्या निकालते हैं, उसका हम उसका क्या नाम है, क्या निकाल सकते हैं, आयतन। ठीक है, तो जो 3D वस्तु होती है उसका आयतन निकाला जाता है। अगर उसके अंदर कोई द्रव भरा है तो उसको आयतन निकालेंगे, वक्र पृष्ठ भी या पृष्ठ निकालते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अधिकतम क्या निकाल सकते हैं, 3D वस्तु का आयतन, उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, और उसकी जो दीवारें हैं उनकी लंबाई भी निकाल सकते हैं। लेकिन 2D वस्तु जो होती है उसका अधिकतम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और उसकी दीवारों की लंबाई निकाल सकते हैं। लेकिन जो 1D कोई भी वस्तु होती है जैसे रॉड या ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनकी लंबाई निकाली जा सकती है, ना कि उनका क्षेत्रफल। मैंने कह दिया कि धागे का क्षेत्रफल बताओ, तो क्या धागे का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, नहीं, धागे की केवल आप लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी लकड़ी का आप क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, उसकी लंबाई निकालेंगे, क्योंकि उसको काउंट करने में, अब धागे का आप क्षेत्रफल काउंट कर सकते हैं, उसके वक्र पृष्ठ का। अगर मान लिया उसको रॉड मान भी दो, उसको सिलेंडर मान भी दो धागे को,
तो क्या उसकी क्षेत्रफल या वक्र प्रस्थ निकालना संभव है? नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, क्या देख लेते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक या ऐसी राशियां जो मूल मात्रकों से बनते हैं। किससे बनते हैं? मूल मात्रकों से। जैसे मैंने कह दिया चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। और ये चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, व्युत्पन्न राशि क्या है? चाल। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मैंने कह दिया बल। तो बल क्या है? व्युत्पन्न राशि। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, या हम कह सकते हैं, ठीक है, न्यूटन। तो न्यूटन क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। अब चलिए देख लेते हैं इसके और चीज़ों के बारे में, क्योंकि व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों से संभवतः मिलकर बनती हैं वही क्या हो जाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। अब इसके अलग अलग पद्धतियाँ दी गई हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसके, जैसे सेंटीमीटर को मापने के लिए मीटर, और द्रव्यमान को मापने के लिए अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रक यूज होते हैं। तो वो इसमें देखेंगे। तो इसमें है बेसिकली, एक तो है सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? सीजीएस पद्धति। एक एफपीएस, यहाँ पे एफपीएस होगा, एफपीएस। ठीक है, एक होता है एमकेएस। देखो ये जो तीन पद्धतियां हैं, इसमें बेसिकली द्रव्यमान को यूज किया जाता है। कौन कौन सी मूल राशियां यूज की जाती हैं? द्रव्यमान, समय और लंबाई। ये इन केवल तीन राशियों का यूज किया जाता है। जो ये तीन राशियां हैं, सीजीएस, एफवीएस और एमकेएस। ठीक है, अब इसमें सीजीएस, सी से मतलब है सेंटीमीटर, जी से मतलब है ग्राम, और एस से मतलब है, इन्हीं के नाम पर ये पद्धतियां रखी गई हैं। तो इसमें नाम में ही आपको आंसर उसका मिल जाएगा। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, मतलब अब सेंटीमीटर में लंबाई को मापते हैं ना, तो लंबाई में जिसको सेंटीमीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को जिसमें ग्राम में, और समय को जिसको सेकेंड में मापा जाए, वो कौन सी पद्धति होती है? सीजीएस पद्धति। अब आगे आ जाते हैं कि लंबाई में जिसको फुट में, द्रव्यमान को जिसमें पाउंड में, पी, देखो पी लिखा है, पाउंड, और समय को जिसमें पाउंड, समय को जिसको सेकंड में मापा जाए, तो वो कौन सी राशि हो जाती है? वो कौन सी पद्धति हो जाती है? एफपीएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस पद्धति क्या हो जाती है? लंबाई को जिसको मीटर में, ठीक है, लंबाई को जिसको मीटर में, द्रव्यमान को जिसमें किलोग्राम, और समय को जिसको सेकंड में मापा जाए, वो कौन सी राशि हो जाती, वो कौन सी पद्धति हो जाती है? एमकेएस पद्धति। अब उसके बाद आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। अब इसको मानक पद्धति क्यों कहा गया है? देखो ये जो तीनों पद्धतियां थीं, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों के लिए अलग अलग थीं। तो दिक्कत आती थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी पद्धति बनाई जाए जो सब जगह काम कर सके और सभी राशियों के लिए यूजफुल हो। तो ये जो मैंने सात पहले राशियां बताई थी, सात राशियां बताई थी, द्रव्यमान, समय, लंबाई, धारा, ताप, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ये सभी राशियां, इन सभी राशियों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताया गया। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। वास्तव में ये पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप। देखो एमकेएस पद्धति यहाँ पे बता दिया, मतलब एमकेएस का मतलब है, एमकेएस में तीन पद्धतियों का यूज किया है, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो यहाँ पर द्रव्यमान में उसको
किलोग्राम में ही मापा जाएगा, समय को सेकंड में ही मापा जाएगा, लंबाई को मीटर में ही मापा जाएगा। लेकिन जो बाकी बची हुई पद्धतियां हैं उनको उनको भी शामिल कर लिया गया है इसमें। तो धारा को एम्पियर में, ठीक है, और ताप को, जैसे ये तो सॉरी कट हो गया था थोड़ा। तो इसमें एमकेएस पद्धति में 3 राशियां थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 हो गई। तो अब ये क्या है, ये अगर पूछा, अब क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि एमकेएस पद्धति को या एसआई पद्धति को और कौन सा पद्धति कह सकते हैं, तो एमकेएस पद्धति, ठीक है। उसमें ऑप्शन दे देगा सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति या तीनों। तो कौन सी पद्धति कहा जा सकता है, एमकेएस पद्धति, ठीक है। एसआई पद्धति में 7 होते हैं, 7 राशियां होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बाकी देख लेते हैं इसमें 7 राशियां, 7 राशियों के बारे में। जैसे मैंने कह दिया द्रव्यमान, ठीक है, समय और लंबाई, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये 7 राशियां हैं। अब इन 7 राशियों में देखो, एफपीएस में, एमकेएस में और सीजीएस में, ये तो हम 7 देख चुके हैं। लेकिन एसआई पद्धति में कैसे मापा जाता है, तो एसआई में द्रव्यमान को किसमें, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में, समय को सेकंड में, समय को हमेशा सेकंड में, किसी भी पद्धति में देख लो, समय को हमेशा सेकंड में, और इसको मीटर में, धारा को एम्पियर में, और ताप को केल्विन में, ठीक है। ज्योति तीव्रता को कैंडला में, ठीक है, कैंडल से याद रखना है, कैंडला। पदार्थ की मात्रा को, अब पदार्थ की मात्रा तो द्रव्यमान में भी मापी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं या केमिकल जो भी, ठीक है, पदार्थ होते हैं, उनको बहुत कम मात्रा में मापा जाता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में मापने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कम मात्राओं को मापने के लिए पदार्थ की मात्रा और इसका मात्रक होता है मोल, इसकी जरूरत पड़ती है। कैंडला यानी कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ठीक है, उसका तेज होता है, उसको मापने के लिए कैंडला का यूज किया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कि जो बीमाएं होती हैं, बीमा, या हम कह सकते हैं उसका डायमेंशन, ठीक है, इसको मापने के लिए इसको किससे डिनोट करते हैं, अब इसकी आगे ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो आगे बताने वाले हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो जाता है ये चीज़ें। तो देखो, द्रव्यमान को हमेशा कैपिटल एम और उसके अंदर ब्रैकेट, समय को हमेशा कैपिटल टी से लिखते हैं, बीमा में लंबाई को हमेशा कैपिटल एल से लिखते हैं, धारा को हमेशा ए से, कैपिटल ए से, ताप को हमेशा के से या थीटा से भी लिख देते हैं, ठीक है, फिलहाल तो के से भी लिख सकते, ज्योति तीव्रता को सी डी से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से या स्मॉल एम से लिख देते हैं, या मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, बीमा लिखने के काम आता है। और बीमा जो होती हैं ये बेसिकली किसी भी राशि को उसके सूत्र के आधार पर लिखी जाती हैं, जो मूल राशियां होती हैं उनके आधार पर उसको डिनोट किया जाता है। फिलहाल तो हम चलते हैं एक 1 बाई 1 सभी राशियों की बीमाओं को लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो अब देख लेते हैं हम, पहली राशि हो जाएगी हमारी क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल या और इससे भी पहले देख लेते हैं द्रव्यमान की और इन सब की बीमा, ठीक है, इसको सबको हमने देख लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैंने क्या कहा था, लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को यल से लिखते हैं। कोई भी लेंथ है, चौड़ाई भी एक क्या है, लेंथ ही है, तो इसको भी यल से ही लिखेंगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल की विमा। ठीक है, किसकी विमा हो जाएगी? क्षेत्रफल की। ऐसे ही आयतन की, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसमें एल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों क्या हैं? लेंथ हैं। तो आयतन की क्या हो जाएगी? आयतन की क्या हो जाएगी? एल क्यूब। ठीक है, इन दोनों को इसी में बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, घनत्व की विमा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा है घनत्व की विमा। घनत्व। ठीक है, तो घनत्व की विमा क्या हो जाएगी? द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को हम लिखते हैं एम से। ठीक है, और आयतन को हम किससे लिखते हैं? आयतन की विमा बता चुके हैं, एल क्यूब। तो इसको जब एल क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो एम एल की घात 3। ठीक, एम एल की घात 3, ये हो जाएगी घनत्व की विमा। उसके बाद देख लेते हैं आपेक्षिक घनत्व की विमा। ठीक है, चौथा है आपेक्षिक। आपेक्षिक मीन जैसे तुलना की गई हो। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाती है? किसी भी पदार्थ की जब जल के घनत्व से तुलना करते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपेक्षिक घनत्व। जैसे जल के घनत्व से तुलना, जल का घनत्व और ऊपर क्या हो जाएगा? पदार्थ का घनत्व। जिस भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकाला जा रहा है, पदार्थ का घनत्व। जैसे किसी भी पदार्थ का हमें आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो उसकी तुलना किसके? जल के घनत्व, सबसे छोटे वाले घनत्व से कर देते हैं। और छोटा घनत्व क्या हो जाता है? जल का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, तो जल के घनत्व से हम इसकी तुलना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब घनत्व की विमा एक ही होती है, ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, तो विमा लेस हो जाएगा, मतलब सबकी पावर क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विमाहीन। विमाहीन राशि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? विमाहीन। आपेक्षिक घनत्व कैसी राशि है? विमाहीन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम, देखो वेग की विमा। किसकी? वेग। वेग, या हम इसमें कह सकते हैं विस्थापन भी, सॉरी चाल की विमा। किसकी? चाल। चाल और वेग की विमा एक ही होगी। हाँ, वो बात अलग है, उनके सूत्र अलग अलग होते हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग आएगी अगर सूत्र के माध्यम से लगाया जाए, लेकिन वो उसकी विमा एक ही होती है। ठीक है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा? दूरी बटे या विस्थापन बटे समय। दूरी अथवा विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। तो दूरी क्या होती है? लेंथ होती है, तो लेंथ लिख दिया हमने, और बटे समय को टी लिख दिया, तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? वेग की विमा। समझ गए? उसके बाद देख लेते हैं त्वरण की विमा। किसकी? त्वरण। त्वरण की विमा। अब त्वरण की विमा क्या हो जाएगी? वेग बटे समय। अब वेग की विमा हम निकाल चुके हैं, एल टी इनवर्स बटे टी। ठीक है, तो हो जाएगा एल टी इन की घात 2 -2। ठीक है, एल टी की घात -2, ये हो जाएगी त्वरण की विमा। उसके बाद देख लेते हैं हम बल की विमा। बल। बल यानी कि फोर्स। बल क्या होता है? तो बल होता है एम ए, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान की विमा एम, और त्वरण की विमा अभी क्या निकाला था? त्वरण की विमा क्या होती है? एल टी -2। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? एम एल टी -2, एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, बल की बीमा। उसके बाद देख लेते हैं हम, अब ये बल की बीमा, तनाव की बीमा, खिंचाव की बीमा, ये सभी खिंचाव,
ठीक है, घर्षण बल, जितने भी बल होते हैं उन सब की विमा इसी बल के बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम कार्य की विमा। ठीक है, कार्य यानी कि अब यहाँ पे कार्य, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, ठीक है, और बलाघूर्ण, ठीक है, इन सब की विमा एक ही होगी। फिलहाल तो कार्य की विमा क्या होती है, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो बल क्या हो जाएगा, बल की विमा अभी निकाल चुके हैं, mlt-2, और इंटू विस्थापन क्या होता है, एल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा mL2T-2, ये क्या हो जाएगी, कार्य की विमा। उसके बाद देख लेते हैं ऊष्मा की विमा। अब ऊष्मा ऊर्जा मैंने बताया था, ऊष्मा ऊर्जा इन सब की विमा कैसी होती है, एक ही होती है। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, देखो ऊष्मा की विमा, ऊर्जा की विमा जो होती है, ऊर्जा जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक क्या है, आपके पास कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो वो किसको डिनोट करती है, ऊर्जा को। लेकिन कैलोरी जो है वो किसमें, ऊर्जा का कैसा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक। ठीक है, और इसका जो एमकेएस मात्रक है वो कौन सा होता है, जूल। एक कैलोरी में, एक कैलोरी में, कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है, 4.818 जूल। ठीक है, एक किलो कैलोरी में 4200 या, ठीक है, 41, 4180। ठीक है, इस प्रकार से इसकी ऊर्जा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम शक्ति। क्या देख लेते हैं, शक्ति। देखो इन चीज़ों को जल्दी जल्दी बताएं क्योंकि चैप्टर भी फिनिश करना है और अच्छे से इसके सभी प्रकार की जो भी विमाएँ हैं उनको, जो भी इम्पोर्टेंट है उनको बताते चलें। बस यही हम चाहते हैं कि आपको सभी विमाएँ जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनको पता लगे। शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय। अब कार्य क्या होता है, कार्य होता है, कार्य की विमा निकाल चुके हैं, mL2T-2 ये होता है, और समय की विमा T। ठीक है, तो यहाँ पे T ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, mL2T-3। ठीक, ये किसकी विमा हो जाएगी, शक्ति की विमा। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या बात, मात्रक होता है वाट। ठीक है, अब इसके कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। वाट कैसा मात्रक है शक्ति का, एसआई मात्रक। शक्ति का कैसा मात्रक है वाट, एसआई मात्रक। 1 किलोवाट में, देखो किलोवाट में कितने होते हैं, 10⁻³ वाट। ठीक है, मेगा, अब mg kb ऐसे आपने देखा ना, mg kb mg mb, ठीक है, और kb और फिर gb, ये चीज़ें देखी है ना। तो 1 kb में 1024 ही, फिलहाल तो यहाँ पर 1000 ही माने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये kb mb gb ये सब होता है, ऐसे ही यहाँ पे होता है kW यानी कि किलोवाट, और ये mW मीन्स मेगावाट, और ये फिर उसका हो जाता है GW गीगावाट। ठीक है, तो ये 10⁻6 वाट हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻9 वाट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। और एक अन्य सबसे इम्पोर्टेंट होता है, 1 हॉर्स पावर में कितनी शक्ति होती है, 746 वाट। ठीक है, ये याद रखना है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। ठीक है, और ये किलो मेगा गीगा ये सभी क्या हैं, ये पूर्व लग्न हैं। ठीक है, तो एक टेरा भी होता है, इसके गीगा के बाद क्या होता है, टेरा, टेगावाट। ठीक है,
टेरावाट, तो इसमें 10 की घात 12 हो जाता है। तो 9 के बाद सीधे 12, 3 3 की घात बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दाब की विमा। किसकी विमा? दाब। तो दाब क्या होता है? दाब यानी कि प्रेशर। तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा हम जान ही चुके हैं, mL2T-2। ठीक है, mL2T-2 T-2 और बटे एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर ये ऊपर जाएगा, एल इनवर्स हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी विमा हो जाएगी? दाब की विमा। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ठीक है, SI मात्रक इसका पास्कल होता है। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, क्योंकि मूल राशियों से मिलकर बने हैं। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं संवेग। क्या होता है? संवेग। संवेग देखो, सम मीन्स सहित। किसके सहित? द्रव्यमान के सहित। द्रव्यमान इंटू वेग, वो क्या हो जाएगा? संवेग। तो एक तो यम हो गया द्रव्यमान का, एल टी इनवर्स, तो ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स। एम एल टी इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? संवेग। अब यहाँ पे संवेग, आवेग, ठीक है, इन सभी की जो विमाएं हैं वो एक ही होती हैं, क्योंकि आवेग का सूत्र क्या होता है? क्या हो जाएगा? बल इंटू समयांतराल। समयांतराल। ठीक है, तो बल mL2-2, mLT-2 और T। ठीक है, तो T इसके साथ में इन्वर्स कर देगा। ठीक है, तो ये विमा कौन सी हो जाएगी? यही वाली हो जाएगी। तो संवेग और आवेग, उसकी विमा क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जड़त्व आघूर्ण। ये सबसे इम्पोर्टेंट विमा है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ये ना तो पूरी तरीके से सदिश राशि हो सकती है, ना अदिश राशि है, और ये कैसी राशि है? प्रदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? प्रदिश। ठीक है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, यानी कि mr²। और ये अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग होता है इसका मान, इसलिए। ठीक है, इसीलिए, लेकिन इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, द्रव्यमान का एम, और ये r², ये त्रिज्या है, मतलब लेंथ है, तो एल का स्क्वायर, तो ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी भिन्न भिन्न दिशाओं में इसका मान अलग अलग होता है, इसलिए ये कैसी राशि है? प्रदिश राशि। ना सो इसको अदिश कह सकते हैं, ना सदिश कह सकते हैं। पूर्ण रूप से कौन सी राशि होती है? प्रदिश। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसका क्या नाम है? आवर्तकाल। ये या त्वरण। त्वरण देखो, मैंने बताया था त्वरण जो है, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो, ठीक है, कोई सा भी त्वरण हो, उसका मात्रक क्या होगा? उसकी विमा क्या होगी? उसी के बराबर होगी, त्वरण के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं उसके बाद प्रतिबल। क्या देख लेते हैं? प्रतिबल। देखो, प्रतिबल और दाब यानी कि प्रेशर, इसकी विमा एक ही होती है, और वो क्या होती है? एम एल इनवर्स T-2। प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, ये भी यही होता है, और दाब भी बल बटे क्षेत्रफल ही होता है। विकृति। विकृति क्या होती है? परिवर्तन बटे प्रारंभिक परिवर्तन। प्रारंभिक, तो ठीक है, तो परिवर्तन बटे प्रारंभिक परिवर्तन, मतलब वो लंबाई ही है दोनों तरफ। तो ये कैसी विमा हो जाएगी? विमाहीन। कैसी हो जाएगी? विमाहीन। ठीक है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। अब ये कोण वगैरह सब हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक।
ये जो है हुक का नियम, कौन सा? प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। तो एक हुक का नियम है कि जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। मतलब जब भी कोई किसी पर प्रेशर लगाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ उस क्षण में या उस दीवार में कुछ ना कुछ विकृति होगी। तो यानी कि बल लगाने पर विकृति स्वतः होगी, ठीक है। बल लगाया जाएगा तो विकृति, बल बढ़ाते चले जाएंगे, विकृति बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। कि कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु है उस पर बल लगाया जाएगा तो उसमें विकृति भी होगी, ठीक है। अब इसको डिनोट करने के लिए अगर यहाँ पर बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है ई, यही क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक। तो ई बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? प्रतिबल के, यानी कि दाब के बराबर, ठीक है, दाब के समान। तो याद रखनी है, देखो प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और दाब तीनों की विमा कैसी होती हैं? एक समान होती हैं। और क्या होती है? एम एल इनवर्स टी माइनस टू। याद रखना है, दाब की विमा, प्रतिबल की विमा और प्रत्यास्थता गुणांक की विमा तीनों की एक समान होती है। देखो इससे क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि किन किन राशियों की विमाएं समान हैं। तो इस तरीके के अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें किन तीन राशियों की विमाएं समान होती हैं, तो इसके हालांकि कई उत्तर हो सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम में या इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, किन तीन राशियों की विमाएं समान हो सकती हैं, तो आप ये भी तीनों बता सकते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल, दाब। या और भी राशियां होती हैं जैसे बलाघूर्ण, कार्य और ऊष्मा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि उसका क्या नाम है, बलाघूर्ण, ठीक है, कार्य, ये सभी क्या हो जाती हैं, ये इनकी विमाएं आपस में कैसी होती हैं? समान होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं स्प्रिंग नियतांक, क्या हो जाता है? स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक। तो स्प्रिंग नियतांक क्या हो जाता है? एफ बराबर के एक्स। यहाँ पे जो के है ये स्प्रिंग नियतांक होता है। क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक, यानी कि बल बटे, और ये एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू इंटू लेंथ माइनस, ठीक है, तो ये एम एल इनवर्स यानी कि एम टी माइनस टू, टी माइनस टू, ये क्या हो जाएगा? स्प्रिंग नियतांक की विमा। स्प्रिंग नियतांक की विमा क्या हो जाएगी? एम टी माइनस टू, ठीक है। देखो लंबे स्प्रिंग में जो नियतांक होगा वहाँ पे के का मान कैसा होगा? लूज होगा, यानी कि कम होगा। और जहाँ पे ज़्यादा टाइट है वहाँ पे के का मान, अब ये टाइटनेस जो के है स्प्रिंग नियतांक, वो टाइटनेस और लूजनेस ये इस पर निर्भर करता है। लूज है तो के का मान कम, टाइट है कोई स्प्रिंग तो उसमें के का मान अधिक, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो कुछ राशियाँ ऐसी भी हो जाती हैं जिनका कोई भी उसका क्या नाम है मात्रक नहीं होता है और विमा भी नहीं होती है। कई राशि, सभी राशियाँ ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिसका अगर मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी राशि होती है जिसमें जिसका मात्रक होता है पर विमा नहीं होती है। जैसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब इस कोण का मात्रक होता है, क्या होता है? रेडियन, लेकिन इसकी विमा नहीं होती। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, लेकिन इसकी विमा, अब चाप क्या है? लेंथ है, त्रिज्या क्या है? लेंथ है, ये लेंथ कट जाएगा तो ये कैसी राशि हो जाएगी? विमाहीन। कैसी? विमाहीन राशि। कोण कैसी राशि है? विमाहीन, लेकिन इसका मात्रक है कौन सा? रेडियन, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
बाकी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये सभी क्या हो जाती हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। और जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सभी अनुपात, ठीक है, कोणीय विस्थापन, इन सब की विमा ये कैसी होती हैं, मात्रकहीन होती हैं और विमाहीन भी होती हैं, विमाहीन। कोणीय विस्थापन इसकी भी विमा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। कोणीय विस्थापन, जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन मतलब एक कोण से दूसरे कोण तक कोई वस्तु गई है, पहले ये कोण था थीटा 1, फिर बाद में थीटा 2 हो गया, ठीक है, पहले वस्तु यहाँ पे थी फिर यहाँ पे पहुँच गई, तो थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर चली गई, यानी कि पहले थीटा 2 था फिर थीटा 1 हो गया थीटा, तो ये क्या है, ये कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन का इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, लेकिन इसकी विमा क्या हो जाएगी, कोण की कोई विमा नहीं होती है, यानी कि विमाहीन, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी, विमाहीन। उसके बाद देख लेते हैं कोणीय वेग, क्या हो जाएगा, कोणीय वेग। अब मैंने बताया था कि वेग की विमा होती है एल टी इनवर्स, वो होता है रेखीय वेग, लेकिन यहाँ पे है कोणीय वेग। देखो कोणीय वेग आपने देख लिया कि वेग है तो एल टी इनवर्स लगा दिया, ऐसा नहीं, कोणीय वेग की विमा अलग होती है और इसकी क्या विमा होती है, वेग, जैसे अब क्या है, कोणीय वेग मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय, ठीक है। कोणीय विस्थापन क्या होता है, रेडियन, तो रेडियन बटे कोणीय विस्थापन, विस्थापन की कोई विमा नहीं होती है, विमा लेस, ठीक है, तो और इसकी विमा टी होती है, यहाँ पर कोई विमा नहीं होती है, तो टी इनवर्स इसकी विमा हो जाएगी, टी इनवर्स किसकी क्या हो जाएगी, कोणीय विमा, और उसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, लेकिन इसकी विमा क्या हो जाएगी, टी इनवर्स, जो कि किसके बराबर होती है, आवृत्ति के बराबर। देखो कोणीय वेग की विमा आवृत्ति के बराबर होती है, याद रखना है किसके बराबर होती है, आवृत्ति। और ये अभी बताते हैं कि आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी कि 1/t, तो ये क्या हो जाएगा, टी इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। अब एक होता है और वेग प्रवणता, तो वेग बटे दूरी, वेग प्रवणता, तो इसका क्या हो जाता, वेग बटे दूरी, तो वेग क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स बटे दूरी, यानी कि एल, तो एल से एल कैंसिल, यानी कि टी इनवर्स। तो देखो टी इनवर्स किसकी विमा थी, आवृत्ति की, ठीक है, और वेग प्रवणता की, और मैंने क्या बोला, कोणीय वेग की, इन सभी की विमा क्या है, टी इनवर्स, ठीक है। कोणीय आवृत्ति इसकी विमा भी क्या होगी, टी इनवर्स होगी। कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, ठीक है, इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो कोणीय वेग बटे समय, तो रेडियन प्रति सेकंड, यानी कि रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी विमा क्या हो जाएगी, अब इसकी टी इनवर्स
और ये वाला टी ऊपर जाएगा तो टी की घात 2, टी की घात -2, ये क्या हो जाएगी टी की घात -2, ये किसकी हो जाएगी कोणीय त्वरण की विमा। ठीक है, मैंने कह दिया था बलाघूर्ण बल इन सब की विमा क्या हो जाती है, कार्य ऊर्जा इस सब की विमा क्या हो जाती है ml2T-2। ठीक है, बल आघूर्ण सदिश राशि होती है। ध्यान रखना है कोणीय संवेग, अब पहले था कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, तो रेखीय वेग इंटू कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, इन सभी को नोट करते चलना है। और थोड़ा जल्दी में करा रहे हैं, आप थोड़ा स्किप करके इस वीडियो को देख सकते हैं और स्लो में देख सकते हैं। यूट्यूब ने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, कितनी भी कोई भी जल्दी बढ़ा ले, लेकिन हाँ वहाँ पे हम देख सकते हैं। कोणीय संवेग क्या होता है, तो रेखीय वेग, देखो कोणीय संवेग इसमें हो जाता है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग इंटू त्रिज्या या दूरी या त्रिज्या हम कह सकते हैं। त्रिज्या क्या होती है, वही दूरी ही होती है, तो mvr। ठीक है, तो m द्रव्यमान को m लिख सकते हैं। संवेग क्या होता है, वेग क्या होता है lt इनवर्स, और ये l। ठीक है, तो ये l m l2T-1, ये क्या हो जाएगा कोणीय संवेग, और ये होता है प्लांक नियतांक के बराबर भी होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद देख लेते हैं पाइसा नियतांक, जो भी निष्पत्ति अनुपात होता है, किसी का अनुपात दिया है, ठीक है, तो वो उसकी विमा क्या हो जाएगी, विमाहीन हो जाएगी, मात्रकहीन भी हो जाएगी। द्रव्य का पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव का पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, तो बल बटे लंबाई, ये क्या होता है द्रव का पृष्ठ तनाव। बल क्या होता है mlt-2 और बटे लंबाई l, तो ये l से l, तो mt-2, और ये डोरी में खिंचाव, ठीक है, डोरी में तनाव इसके बराबर हो जाता है। ये स्प्रिंग नियतांक के बराबर भी होता है, स्प्रिंग नियतांक के बराबर भी। ठीक है, वेग प्रवणता की भी हम बता चुके हैं। दाब प्रवणता क्या, दाब प्रवणता भी देख लेते हैं। दाब प्रवणता, तो दाब मैंने क्या बताया था, वेग बटे दूरी, ये हो जाएगी वेग प्रवणता, दाब बटे दूरी ये हो जाएगी दाब प्रवणता। ठीक है, तो दाब m n इनवर्स T-2 और बटे दूरी, तो ये ऊपर जाएगा ml-2 T-2, ये क्या हो जाएगी दाब प्रवणता। अब उसके बाद हो जाता है श्यानता गुणांक, ये इम्पोर्टेंट बीमा है और अक्सर क्वेश्चन 11th के क्लास के लिए या 12th के क्लास के लिए इम्पोर्टेंट बीमा है, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, श्यानता गुणांक, और ये श्यानता गुणांक जो भी क्या होते हैं, जो तरल होते हैं यानी कि फ्लूइड्स होते हैं, उनके किस तल पर किस हिसाब से बहते हैं, उनके बहाव को आंका जाता है, वही क्या हो जाता है श्यानता गुणांक होता है। तो श्यानता गुणांक होता है श्यान बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, तो mlt-2 बटे l स्क्वायर और T इनवर्स, वेग प्रवणता की विमा T इनवर्स, क्षेत्रफल की विमा l स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा ml इनवर्स T इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगी श्यानता गुणांक की विमा। उसके बाद देख लेते हैं हीट। अब हीट की मैंने विमा बता दी थी आपको, ऊर्जा के बराबर होती है।
हीट की विमा क्या होती है, ठीक है। हीट की विमा यानी कि ऊष्मा की विमा क्या होती है, ऊर्जा के बराबर वही कार्य के बराबर mL2T-2। लेकिन यहाँ पर कुछ और विमाएँ हो जाती हैं, जैसे लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, और एक विशिष्ट ऊष्मा, और एक होती है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता देखो, गुप्त ऊष्मा होती है लेटेंट हीट, EL बराबर Q/m, यानी कि ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ठीक है। ये लेटेंट हीट हो जाती है। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा को C से डिनोट करते हैं, और ये हो जाती है Q/m और थीटा या केल्विन, K, ठीक है, या डेल्टा T कह सकते हैं, डेल्टा T, डेल्टा T। ऊष्माधारिता क्या होती है, तो ये ऊष्माधारिता हो जाती है डेल्टा Q/डेल्टा T, ठीक है। ये ऊष्माधारिता हो जाती है। अब इन तीनों की विमा यहाँ से निकालनी है। देखो यहाँ पे बताया था लेटेंट हीट, तो Q यानी कि हीट की विमा थी mL2T-2। अब जब इसको m से काट देंगे तो ये आ जाएगी EL2T-2। इसकी विमा हो जाएगी गुप्त ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा की विमा क्या हो जाएगी, यहाँ से ये m से ये कट जाएगा, क्योंकि ये ऊष्मा की विमा Q ये है, ठीक है। तो m से m कट जाएगा, और ये डेल्टा T का जो विमा होती है केल्विन इनवर्स, K इनवर्स, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे EL2T-2 और K इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा की विमा। उसके बाद हो जाती है ऊष्माधारिता की विमा। तो ऊष्माधारिता ये Q की विमा mL2T-2, और बाकी ये डेल्टा T, इसकी विमा ऊपर जाएगी K इनवर्स, तो ये हो जाएगी mL2T-2 और K इनवर्स इसमें लगा देने हैं, ठीक है। ये हो जाएगी ऊष्माधारिता की विमा। तो याद रखना है, एक एक करके सभी बता दिए हैं। उसके बाद देख लेते हैं, गुप्त ऊष्मा हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नियतांक, ठीक है, यानी कि K बराबर हो जाता है E/T। E क्या होता है, मतलब वही ऊर्जा, तो E हो जाएगा mL2T-2 बटे T हो जाएगा K, ठीक है। K इनवर्स ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये भी विमा किसके बराबर हो जाएगी, ऊष्माधारिता के बराबर, ठीक है। ऊष्माधारिता के बराबर इसकी भी विमा हो जाएगी के समान, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, K इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऊष्माधारिता के समान हो जाएगी। प्लांक नियतांक, इसके बाद क्या हो जाता है, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक यानी कि E बराबर h होता है, ठीक है, यानी कि ये होता है प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक यानी कि E/ν, और E mL2T-2, और ये T इनवर्स, ये T इनवर्स ऊपर जाएगा, T का प्लस हो जाएगा, तो mL2T-1, mL2T-1, ये किसी प्लांक नियतांक की विमा हो जाएगी। प्लांक नियतांक। गैस नियतांक की विमा, गैस नियतांक क्या हो जाता है, गैस नियतांक, इसका फार्मूला होता है PV बराबर N यानी कि मोल RT। अब ये तो कांस्टेंट होता है, R भी क्या होता है, R होता है गैस नियतांक कांस्टेंट, तो R बराबर हो जाएगा PV/T। तो प्रेशर की विमा क्या हो जाएगी, प्रेशर mL इनवर्स T-2
और यहाँ पर आयतन क्या होता है, L³ और बटे के, यानी कि ताप, ये T क्या होता है, ताप होता है, ना कि समय। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा उसी के प्लांक बोल्ट्जमान नियतांक के बराबर, mL2T-2 और K इनवर्स, यानी कि गैस नियतांक और बोल्ट्जमान नियतांक। ठीक है, और ऊष्माधारिता, इस तीनों की विमा क्या होती है, एक समान होती है। प्लांक नियतांक की विमा जो होती है वो कैसी होती है, mL2T-2 T-1। ठीक है, कोणीय संवेग के समान। उसके बाद देख लेते हैं ऊष्मीय चालकता गुणांक। ठीक है, ऊष्मीय चालकता गुणांक, देखो सभी की विमा हमने एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट होने वाली थी वो हमने बता दी हैं, और आशा करते हैं आपको ये समझ में भी आ गई होंगी, क्योंकि एक एक करके हमने विमाओं को डिटेल में बताया है और सभी को सूत्र के आधार पर बना के बताया है, तो आशा करते हैं आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, ऊष्मीय चालकता गुणांक ये हो जाता है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन की दर इंटू दूरी बटे क्षेत्रफल और ये ताप। ठीक है, तो ये सब की विमा होती है, और इन सब का सूत्र इसमें जब लगाएंगे हम, ठीक है, तो हो जाएगा टोटल mEL-T-3, क्योंकि निकालना बता दिया है। अब आपको अपने सूत्र के आधार पर इनको पुटअप करके और सभी को लगाना है। देखो तरंग दैर्ध्य, अब तरंग संख्या, विद्युत धारा, इन सब की विमाएं गृह कार्य में है, आपको देख के आना और अपने आप से इसको लगाने का, क्वेश्चन से जो सूत्र हैं उनसे बनाने का प्रयास करना है। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, और कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि हम इसको देखेंगे और आपके जो भी डाउट हैं उनका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।